हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। भारत 45 साल में भी जेट इंजन क्यों नहीं बना पाया? इसरो रॉकेट बना सकता है, सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, तो जेट इंजन क्यों नहीं बना सकता? हिटलर ने कैसे एक साल के अंदर जेट इंजन को बना दिया? आखिर वो कौन सी समस्याएं हैं जो एक जेट इंजन को बनाने में हमारे सामने आ रही हैं? और भारत के लिए अपना खुद का जेट इंजन इतना जरूरी क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है वो ये कि हमने आखिर अपने 45 साल कहां बर्बाद कर दिए। देखो, भारत ने लेट 1980s में अपना कावेरी प्रोजेक्ट यानी खुद के जेट इंजन बनाने का प्रोग्राम शुरू किया और लगभग इसी समय के दौरान फ्रांस की साफरान ने M88 जेट इंजन पर काम करना शुरू करा, जिसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में 8,535 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अमेरिका ने F-22 रैप्टर के जेट इंजन को बनाने पर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करे। और भारत ने कावेरी प्रोजेक्ट पर कितने खर्च करे? मात्र 382 करोड़। जब आप R&D में फंडिंग करोगे ही नहीं तो चीजें कैसे डेवलप होंगी? भारत में नेताओं ने अपने वोटरों को खुश करने वाली स्कीम चलाई, जिसकी वजह से R&D को जो धक्का चाहिए था, पुश चाहिए था, वो कभी मिला ही नहीं। और आज भी फ्री राशन, मैया दीदी बहना योजना के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ एक दो राज्य की नहीं, बल्कि ये काम पूरे देश में हो रहा है। लेकिन R&D और साइंस के नाम पर पैसे है ही नहीं। इसके अलावा 1974 और 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो दुनिया ने हमारे ऊपर टेक्नोलॉजिकल एम्बार्गो लगा दिया। यानी हम पैसे दे सकते थे, लेकिन दुनिया के एलीट क्लास को, वो देश जो अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एडवांस मानते हैं, उन्होंने ये कहकर हमें टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया कि हम इस तकनीक के लायक नहीं हैं। अब बताइए, क्या पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? नहीं जनाब, हमारे पास पैसे थे, हम देने को तैयार भी थे, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी गई। भारत को ना मेटलर्जी मिली, ना हाई प्रिसिशन मशीन, ना टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और बिना इन तीनों के जेट इंजन तो ना बनता। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि 1945 में हिटलर के पास ये सारी चीजें कहां थी? तो उसने कैसे एक साल के अंदर जेट इंजन बना दिया? देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की सेना को दुनिया में सबसे आगे निकलना था, तो इसी वजह से मिलिट्री साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को अनलिमिटेड फंडिंग दी गई। जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उन्हें इस काम में झोंक दिया गया। हिटलर का कहना बिल्कुल साफ था, या तो इंजन बना कर दो या फिर गोली खाओ। वो लोग रिस्क लेने को तैयार थे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा युद्ध काल के दौरान जर्मनी ने एथिकल और मोरल बाउंड्रीज को भी तोड़ दिया, जो आज के समय करना संभव नहीं है। अब देखो, यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि इसरो और DRDO जब ये दोनों मिलकर रॉकेट इंजन बना सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, तो जेट इंजन बनाने में इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्या जेट इंजन बनाना रॉकेट इंजन से भी डिफिकल्ट है? तो हाँ, बिल्कुल है। देखो, एक जेट इंजन में 25,000 से लेकर 40,000 तक पार्ट्स हो सकते हैं। उसके अंदर बहने वाली हवा को 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर हीट किया जाता है, और टरबाइन के ब्लेड्स को ऐसी गर्मी सहनी पड़ती है जो उनके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई चीज अपने मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा के तापमान पर कैसे काम कर सकती है? हाँ जी, करती है। इसीलिए जेट इंजन खास है। चलिए अब जरा जेट इंजन को बनाने में आने वाली समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि एक जेट इंजन काम कैसे करता है। उसके बाद शायद आपको ये चीज समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो, बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। एक कंबस्शन चैम्बर को इमेजिन करो। अब उसके अंदर फ्यूल को जलाओ। अब जैसे ही फ्यूल जलेगा तो गर्म गैसेस एक्सपेंड होंगी। अब इन गैसेस को एक पंखे पर दे मारो। अब ये पंखा घूमेगा। अब इस पंखे से एक शाफ्ट जोड़ दो। अब जैसे जैसे पंखा घूमेगा, ये शाफ्ट भी घूमेगी। अब इस शाफ्ट के अगले कोने पर एक और पंखा लगा दो, जो हवा को कंप्रेस करने का काम करेगा, यानी कि एयर प्रेशर को बनाएगा। अब ये हवा मल्टी स्टेज कंप्रेशर ब्लेड से हाई प्रेशर और वेलोसिटी के साथ कंबस्टन चेंबर में एंटर करती है, जहां फ्यूल नोजल से फ्यूल को स्प्रे करके उसमें आग लगाई जाती है। अब गैस होंगी एक्सपेंड और बहुत तेज प्रेशर के साथ बाहर की तरफ निकलेंगी, जिससे टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे और वो कंप्रेसर को घुमाएंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। अब अगर इस एग्जॉस्ट को नोजल शेप में डिजाइन कर दिया जाए तो एग्जॉस्ट से निकलती हुई गैसेस की वेलोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा थ्रस्ट पैदा होगा। हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, और वो ये कि जली हुई गैसेस में जो ऑक्सीजन बच जाती है, उसमें थोड़ा सा और फ्यूल मिक्स करके उससे और एनर्जी निकाली जा सकती है, और इसी को आफ्टर बर्निंग कहते हैं। और जो जुगाड़ ये काम करता है वो कहलाता है आफ्टर बर्नर। बस इतना ही है जेट इंजन। चलिए अब जरा बात करते हैं समस्याओं पर कि आखिर इसको बनाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। और मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मेन चीजें जरूर बता दूंगा। तो जी, सबसे पहली समस्या है टरबाइन के ब्लेड बनाना। अब इसमें ऐसा खास क्या है? तो देखो भैया, ये किसी ऐरे गहरे सड़क छाप मेटल या मटेरियल से नहीं बन सकते। इसको बनाने के लिए एलीट क्लास का महंगा मसाला चाहिए। तो कौन सा महंगा मसाला इसमें इस्तेमाल होता है? तो जी, ये है आपके कोबाल्ट, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, टेंटलम, हैफनियम, टंगस्टन, रेहेनियम एंड मोलिब्डेनम। लेकिन हम इन्हीं धातुओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इनके मिश्रण से बना हुआ अलॉय टरबाइन के ब्लेड्स में वो प्रॉपर्टीज, वो गुण ला सकता है जो बाकी और कोई मेटल नहीं दे सकता। मतलब यही वो चीजें हैं जो कि अपने
मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर पर काम कर सकती हैं। तो आइए सब कुछ डिटेल में बताता हूं। देखो, टरबाइन के ब्लेड का मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन जेट इंजन के अंदर तापमान लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। मतलब मैं एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। अब ये टरबाइन एक सेकंड में 10,000 से लेकर 25,000 बार घूम रही है, यानी हर एक ब्लेड पर लगभग 10 से 20 टन का फोर्स, खिंचाव महसूस हो रहा है। और ये इतनी ताकत है कि अगर टरबाइन का ब्लेड पिघला नहीं तो वैसे ही टूट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसे टूटने से बचाते हैं और उसके बाद समझाता हूं कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के तापमान पर कैसे काम करता है। देखो, जब कोई मेटल कास्ट किया जाता है तो उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स बनते हैं, यानी क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल्स अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हैं। अब ये माइक्रो क्रिस्टल्स एक दूसरे से जुड़कर जो बाउंड्री बनाते हैं उसे ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। और कोई भी धातु जो कास्टिंग से बनाई जा रही है वो सबसे ज्यादा कमजोर इन्हीं ग्रेन बाउंड्रीज पर होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ग्रेन बाउंड्रीज इतनी कमजोर होती हैं तो जो हाई परफॉर्मेंस मशीनरी है उनके पार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं? तो भाई साहब, कास्टिंग से ही बनाए जाते हैं। अब ग्रेन बाउंड्री कमजोर है इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो पार्ट्स हैं, इंजन के पार्ट्स हैं, वो फेल हो जाएंगे। वो फेल होंगे, लेकिन जेट इंजन में फेल होंगे। नॉर्मल हाई परफॉर्मेंस मशीनरी में ये सब फेल नहीं होते। उदाहरण के लिए F1 कार के इंजन में जो पार्ट्स लगते हैं वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन वो फेल नहीं होते। जेट इंजन का तो लेवल ही अलग है। अब क्योंकि जेट इंजन की टरबाइन इतनी ज्यादा रफ्तार पर घूम रही है और इतने ज्यादा फोर्स और टेम्परेचर के अंदर काम कर रही है, तो उसके ब्लेड को इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जो इन फोर्सेस को झेल सके, टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। और ये होगा कैसे, अब ये बताता हूं। तो देखो, हमारे सामने जो समस्या है वो ये कि ग्रेन बाउंड्री से मेटल टूट जाएगा। तो इसका इलाज है सिंगल क्रिस्टल सुपर अलॉय। मतलब धातुओं के मिश्रण को इस तरीके से कास्ट करो कि उसमें कोई ग्रेन बाउंड्री ही ना हो। सबसे पहले सारे मेटल्स को मिक्स करके उन्हें 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर मेल्ट कर दिया जाता है, मतलब बिल्कुल लिक्विड बना दिया जाता है। फिर इसके बाद एक सीड क्रिस्टल सांचे के अंदर रखकर मोल्टन मेटल को डाला जाता है। अब ये सीड क्रिस्टल इस पिघले हुए धातु को गाइड करता है कि इसे कैसे बनना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। यानी कि पूरा का पूरा जो आपका टेस्ट पीस है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठंडा होगा, यानी कोई ग्रेन बाउंड्री नहीं होगी। और इस तरीके से जाकर टरबाइन का ब्लेड तैयार होता है। और ये काम बहुत डिफिकल्ट है। एक हल्की सी गलती और सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब बात करते हैं कि इस टरबाइन के ब्लेड को पिघलने से कैसे रोकें। तो देखो, जेट इंजन के अंदर जो टेम्परेचर है हम उसे तो कम कर नहीं सकते। यानी अगर वो 1700 डिग्री सेल्सियस पर है या 2000 डिग्री सेल्सियस पर है तो आप उस टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते। तो इसका इलाज है कि हमें किसी तरीके से अपने ब्लेड को ही ठंडा करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा? तो भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता। आप जरा ये सोचो कि अगर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, मतलब गर्मी पड़ रही है, तो घर के अंदर एसी लगाकर क्या आपका कमरा ठंडा नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो अगर हम अपने घरों को, अपने कमरों को ठंडा कर सकते हैं तो टरबाइन के ब्लेड को क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस काम के लिए हम दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पहली है TBC, यानी कि थर्मल बैरियर कोटिंग। अब इसका काम है कि जो टरबाइन का ब्लेड है उसके ऊपर एक ऐसी परत चढ़ा देना जो टरबाइन के ब्लेड पर लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान के असर को कम कर देती है। लेकिन ये भी काफी नहीं है। तो इसके अलावा टरबाइन में माइक्रो ड्रिलिंग की जाती है, यानी ऐसी छोटी छोटी कैविटीज और वेन्स बनाई जाती हैं जिसके अंदर ठंडी हवा बहती है। जैसे हमारे घर में जो एसीज लगे हुए हैं उनकी जो आउटडोर यूनिट है उनसे आने वाला जो पाइप है उसके अंदर ठंडा लिक्विड और ठंडी गैस सर्कुलेट करती है। ठीक इसी तरीके से टरबाइन के ब्लेड्स के अंदर भी ठंडी गैस को सर्कुलेट कराया जाता है और तब जाकर इसका इंटरनल टेम्परेचर इतना कम होता है जो इसे पिघलकर लटकने से रोकता है। अब जितनी आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया, ये काम उतना आसान है नहीं। और ये तो सिर्फ दो समस्याएं हैं। समस्याओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर आप उसे पढ़ने बैठोगे तो आप ये सोचोगे कि भाई इससे अच्छा तो जेट इंजन ही खरीद लो। मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा जहां पर जेट इंजन को बनाने में आने वाली सभी समस्याएं एक एक करके लाइन से लिखी हुई हैं। आराम से पढ़ो, वहां आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें इतना सब कुछ पता है तो हम जेट इंजन बना क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि भाई साहब, ये सारे करामात यानी कि काम करने की जो टेक्नोलॉजी है, मतलब जिस तरीके से ये सारे काम होंगे, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ 4 या 5 देशों के पास है, जिसमें आपका फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया शामिल है। और ये देश हमें क्या, मतलब ये तो अपने जो साथी हैं, चेले चपाटे हैं, उन्हें भी ये टेक्नोलॉजी नहीं देते। अब जरा एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है फ्लेम इंस्टेबिलिटी। अब ये क्या चीज है? देखो, आपने जेट इंजन के अंदर फ्यूल को हवा के साथ मिक्स कर दिया, लेकिन वो फ्लेम जलेगा कैसे, कब जलेगा,
ये आप कैसे कंट्रोल करोगे? मतलब हवा और फ्यूल का मिक्सचर किस डायरेक्शन में फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा, कहीं डेटोनेट तो ना कर जाए, मतलब धमाका तो ना हो जाए, ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये बच्चे देखो, ये चाइनीज स्कूल के बच्चे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पर इन्होंने एक लिक्विड में आग लगाई। अब ये फ्लेम जो है अनस्टेबल है, मतलब कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसके प्लेटफॉर्म को रोटेट किया गया ये फ्लेम स्टेबल हो गया और इसी को कहते हैं कंट्रोल्ड फ्लेमिंग। अब जेट इंजन सही से काम करे उसके लिए जरूरी है कि कंट्रोल्ड फ्लेम को बनाया जाए। मतलब हवा में आपका जेट इंजन उड़ रहा है और अचानक से उसका इंजन बंद पड़ जाए, फ्लेम ही बुझ जाए, तब आप क्या करोगे? तो ऐसी कोई घटना ना हो जाए, इसी के लिए फ्लेम को स्टेबल रखना जरूरी है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से जेट इंजन के अंदर हवा को घुमाकर भेजा जाता है। इसके बाद आता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट, मतलब एक ऐसी चीज जिसे बनाने में हमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, और वो है जेट इंजन का दिमाग, यानी कि FADEC सिस्टम, FADEC, यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। यही है इंजन का दिमाग, मतलब सारे फंक्शंस को यही कंट्रोल करता है। कितना फ्यूल जाएगा, इंजन कब स्टार्ट होगा, किस RPM पर शाफ्ट घूमेगी, प्रेशर, एयर फ्लो, एल्टीट्यूड, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। और ऑटो पायलट की स्थिति में यही प्लेन को उड़ाता है। ये एडवांस माइक्रो कंट्रोलर है जो रियल टाइम में डाटा को एनालाइज करता है और प्लेन से, यानी कि उसके जेट इंजन से हाई परफॉर्मेंस निकालता है। कमाल की बात है, हमने दुनिया को कोडर्स दे दिए, हमारे देश के ब्रेन सिलिकॉन वैली में जाकर काम कर रहे हैं और हम अपना खुद का FADEC सिस्टम भी नहीं बना पाए, और अगर बना लिया है तो वो इतना कैपेबल नहीं जो इंटरनेशनल डिमांड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। अब देखो, मैंने आपको समस्याएं तो इतनी सारी गिनवा दी, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है, और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आप उससे बिल्कुल असहमत हो सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर भारत को अपना खुद का जेट इंजन बनाना है या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके लिए हमें साइंस को एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि हथियार के रूप में देखना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर नेशनल साइंस प्लान को लागू कर देना चाहिए। चलो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो, हमारे देश में जो पढ़ाई का सिस्टम है वो सेंट्रल और स्टेट लिस्ट दोनों में आता है, मतलब उससे जुड़ी हुई चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसाइड कर सकती है। मतलब किस राज्य में कौन सी भाषा सिखाई जाएगी, क्या पढ़ाया जाएगा, ये वहां का राज्य भी डिसाइड कर सकता है, और कुछ हद तक इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने सुझाव दे सकती है। तो अगर हमारे देश में नेशनल साइंस प्लान लागू कर दिया जाता है तो ऐसा होने पर क्लास 10 से ही बच्चों को एक जेट इंजन के बेसिक्स के बारे में, मतलब वो 4 स्टेजेस में कैसे काम करता है, कम से कम ये तो पढ़ाया ही जा सकता है। अब इससे होगा ये कि बच्चों के दिमाग में बहुत शुरुआती स्टेज में ही साइंटिफिक चीजों के प्रति क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, यानी ये वो भविष्य के बीज होंगे जो बाद में चलकर हो सकता है देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। इसके अलावा इसरो, DRDO, बार्क, IITs, NITs, IISER के जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, उनको नेशनल टीवी पर या फिर रेडियो पर आकर बच्चों को समझाना चाहिए कि वो लोग कैसे काम करते हैं, चीजें कैसे डेवलप होती हैं, टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जाती है, एक वैज्ञानिक कैसे सोचता है, कैसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालता है, ताकि देश के बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक माइंड डेवलप हो सके। अब जिसका भी इंटरेस्ट होगा वो इन चीजों के बारे में सुनेगा, इनके बारे में पढ़ेगा, और तब जाकर देश आगे बढ़ेगा। और अगर मैं कावेरी प्रोजेक्ट की बात करूं तो सरकार को एक ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए जिसमें कावेरी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई डिटेल्स हो, मतलब ऐसी डिटेल जिसमें समस्याओं के बारे में बताया गया हो कि भाई जेट इंजन को बनाने में ये समस्याएं आ रही है। अब हमारे देश का कोई भी नागरिक अपने आधार कार्ड से उसके अंदर रजिस्टर करके उन समस्याओं को पढ़ सके, और अगर उसके पास कोई आइडिया हो तो उसे वो वहां पर सबमिट कर सके। अब ये वेबसाइट AI के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, मतलब एक जैसे जो सॉल्यूशंस होंगे, मतलब मैंने भी कोई सलाह दी, आपने भी कोई सलाह दी, और हम दोनों की सलाह सेम है, तो AI इनको फिल्टर करेगा, और जो सबसे वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, जो करंट टेक्नोलॉजी से मिलते जुलते होंगे, उनको फिल्टर करके जो टॉप रिसर्चर्स हैं उनके पास ये जानकारी भेजी जाएंगी। और अगर हमारे आइडिया से डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत योगदान मिलता है तो देश हमारे इस योगदान को रिकॉग्नाइज भी करेगा। इसके अलावा नेशनल टैलेंट पूल बनाना चाहिए जिसमें एग्जाम कंडक्ट कराने चाहिए, मतलब जो बच्चे बचपन में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को प्रदर्शित कर दें, सरकार को उन्हें नेशनल एसेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी पढ़ाई से लेकर नौकरी तक की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। R&D टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोगों की सैलरी को मिनिमम 60 लाख पर एनम कर देना चाहिए, ताकि हमारे देश का टैलेंट बाहर ना जाए। हमारे देश में हमें पढ़े लिखे और ईमानदार नेताओं की जरूरत है, मतलब कट्टर ईमानदार नहीं, हमें ऐसे नेता चाहिए जो अपने व्यवहार में ईमानदार हो। और इसके अलावा इलेक्शन में खड़े होने के लिए एग्जाम क्यों नहीं होता? मतलब जब देश में एक छोटी से छोटी नौकरी के लिए एग्जाम हो सकता है, एक क्लर्क की जॉब के लिए तो एग्जाम कर रहे हैं, तो भाई साहब अगर आपको देश चलाना है, आप देश की टॉप गवर्निंग बॉडी में हो, तो यहां तक पहुंचने के लिए भी एग्जाम होना चाहिए। मतलब पहले एग्जाम पास करो और उसके बाद जाकर ही आप इलेक्शन लड़ पाओगे। अब ऐसा करने से ये होगा कि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स हमारे देश में चल रही है, मतलब पिताजी अगर नेता, बेटा भी नेता, पोता भी नेता, पड़पोता भी नेता, ये खत्म हो जाएगा। मतलब अगर पेपर लीक ना हुए तो, पेपर लीक भी एक समस्या है। लेकिन अगर कावेरी प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसरो, बार्क, NML, GTRE, इन
सबको मिलाकर नेशनल सुपर अलॉय मिशन की शुरुआत कर देनी चाहिए। अब टाइम आ चुका है। IITs, IISc में मेटलर्जी के ऊपर भारी फंडिंग दी जानी चाहिए। जेट इंजन डिजाइन के लिए डेडिकेटेड कोर टीम बनानी चाहिए। हमें भी अमेरिका की तरह स्कंक मॉडल पर काम करना चाहिए। ये वही मॉडल है जिसने अमेरिका को B-2 बॉम्बर और SR-71 ब्लैकबर्ड दिया है। जब ये चीज अमेरिका के लिए काम कर सकती है तो हमारे लिए भी करेगी। हमें फेडेक्स सिस्टम और सेंसर्स में इंडिजीनियस कैपेबिलिटी डेवलप करनी ही होगी और इसके लिए R&D में भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके अलावा हमें अपने टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। भारत के पास अभी तक हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड विंड टनल्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। हमारे देश में वर्ल्ड क्लास एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी, शॉक टनल और ब्लेड फेटिक टेस्टिंग लैब्स बनने चाहिए। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। केवल सरकारी संस्थाओं के प्रयास से काम नहीं होगा। L&T, टाटा एरोस्पेस, गोदरेज एरोस्पेस और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को इंजन कंपोनेंट बनाने के लिए इंसेंटिव देने चाहिए। इसके अलावा रोल्स रॉयस, साफरान जैसी कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट वेंचर शुरू करना चाहिए। भारत में एरोस्पेस प्रोपल्शन इंजीनियरिंग में स्किल्ड मैन पावर की भारी कमी है और इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भारी बदलाव करने पड़ेंगे। यानी IITs, NITs, IISc में जेट प्रोपल्शन इंजीनियरिंग पर डेडिकेटेड मास्टर कोर्स और PhD प्रोग्राम की शुरुआत होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स को पेड रिसर्च इंटर्नशिप भी देनी चाहिए। देखो, भारत को उसका जेट इंजन सिर्फ पैसे से नहीं मिलने वाला, बल्कि उसके लिए इकोसिस्टम चाहिए। अगर आज भारत की सरकार हिम्मत दिखाए तो हमारी युवा शक्ति में इतनी ताकत है जो मर चुके कावेरी इंजन की हड्डियों की राख से जेट इंजन को वापस खड़ा कर दे। एक देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसके हर एक नागरिक पर होती है और जो कोई भी जिस स्तर पर भी जो भी योगदान दे सकता है उसे देना चाहिए। मतलब बताओ, ऐसे हार्ड मास के पुतले क्या फायदा जो अपने देश के काम ना आ सके। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पढ़ा सकता हूं, तो मैंने इसी को अपना मिशन बना लिया कि मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से लोगों के अंदर स्टेम सब्जेक्ट्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को लेकर क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकूं। और देखो जी, मैं तो मेरा काम करता रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के जो माननीय हैं, मतलब नेता हैं, उनके कानों तक मेरी बात पहुंचे और वो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर देश के डेवलपमेंट और साइंस के ऊपर भी संसद में बहस करें। बस मुझे यही आपसे कहना था। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।